हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिनेश शर्मा इज वंस अगेन हियर विद यू इन फिजिक्स की बात। आज हम क्लास 11th के लिए फिजिक्स की बात लेकर आए हैं एंड द टॉपिक इज टू बी कंटिन्यूड, जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में किया था। द टॉपिक इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में अभी तक हम क्या जानते हैं कि व्हाट इज दिस काइनेटिक थ्योरी। हम ये भी जानते हैं कि काइनेटिक थ्योरी के एजम्पशंस क्या हैं, और हम ये भी जानते हैं कि काइनेटिक थ्योरी में हमने देखा कि एक गैस के व्यवहार को एक मॉलिक्यूल के माध्यम से कैसे समझना है। हमने ये सारी की सारी बातें पिछली वीडियो क्लास में की थी। आज हम इस बात को आगे लेकर चलेंगे और आज हम उन गैस मॉलिक्यूल्स को अपने कंटेनर में, जिस बर्तन में आपने उसको डाल रखा है, उसकी दीवारों पे प्रेशर डालता हुआ देखेंगे। 2-3 क्वेश्चन क्लियर करेंगे। सबसे पहली बात ये करेंगे कि हाउ डू द गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, और उसके बाद हम उस प्रेशर के लिए एक रिलेशन भी डिराइव करेंगे। वहां से हम मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात करेंगे, साथ में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात भी करेंगे। तो आइए आज की वीडियो क्लास की शुरुआत करते हैं एंड लेट अस टेक द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। यू कैन टेक द क्वेश्चन इन योर कॉपीज एंड द क्वेश्चन इज हाउ डज a gas exert pressure? How does a gas exert pressure? अब according to kinetic theory of gases, what you know? Any gas, when it is contained in some container, it comprises of a large number of molecules. हम कैसे लिख सकते हैं that according to kinetic theory of gases, मैं बोल देता हूं, आप बीच बीच में वीडियो को पॉज करके you can take the notes also. So how we can write कि why does the gas एक्सर्ट प्रेशर। देखिए, एक गैस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और ये सारे मॉलिक्यूल लगातार भाग रहे हैं। ये भागम भाग में है, यहां से वहां भाग रहे हैं। देयर इन द स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन, राइट? एंड इन डूइंग सो दे विल कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। हम ये कोलाइड वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? जब भी एक भागता हुआ मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा, राइट, दिस कोलिजन विल बी इलास्टिक, या फिर हो सकता है कि यहां पर इनमें एक इंट्रैक्शन हो, एक फोर्स हो बिटवीन टू मॉलिक्यूल, तो उस इंट्रैक्शन को भी हम कोलिजन ही कहेंगे, राइट? तो क्या कहें कि वी नो दैट अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, द गैस कंप्राइजेस ऑफ a number of molecules, and all these molecules are in the state of random motion, random continuous motion. So in doing so, these molecules collide against each other and against the walls of the container. तो उससे क्या होगा? अब मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल किसी बर्तन की दीवार से आके टकराता है, तो रिबाउंड होगा ना, वापस जाएगा वो। So that molecule will change its path. So when this molecule will collide with this wall, so it will return, and when it will return, there will be change in its momentum. क्यों? क्योंकि velocity का डायरेक्शन चेंज हो गया। पहले ये मॉलिक्यूल इस तरफ जा रहा था, अब ये मॉलिक्यूल इस तरफ आ रहा है। That means there is change in the velocity. हम इसकी velocity के 3 components ले सकते हैं, along x axis, along y axis and along z axis, और हम ये देखते हैं कि कोई एक कंपोनेंट वेलोसिटी का उसमें चेंज होता हुआ हम दिखा सकते हैं। सो व्हेन द मॉलिक्यूल रिटर्न्स आफ्टर कोलाइडिंग विद दिस वॉल, इट्स मोमेंटम चेंजेस। उस मोमेंटम को नोट कर लिया जाए, एंड जितना इस मोमेंटम में चेंज आया, उतना ही मोमेंटम इस मॉलिक्यूल ने दीवार को इंपार्ट किया, क्योंकि आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दिस विल हैपन। सो वॉट एवर चेंज विल बी ऑब्जर्व्ड in the momentum of this molecule, the same momentum will be imparted to the wall, right? Now according to Newton's second law, इस दीवार के ऊपर जितना momentum transfer हुआ, उसका rate of change ही तो force है। तो हमें कहना चाहिए कि now the rate of transfer of this momentum to the wall is the force applied by this molecule on this wall. क्लियर होगी बात? यानी फिर से कहूं कि इस मॉलिक्यूल के मोमेंटम में जितना चेंज आया, उतना ही मोमेंटम इसने इंपार्ट किया दीवार के ऊपर। और ये जो मोमेंटम ट्रांसफर हुआ, ये कितना फास्ट हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट मोमेंटम और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ दैट मोमेंटम इज द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द वॉल। और वॉल का हमें एरिया पता हो,
So that force acting on unit area is called pressure. So this is how this molecule will exert pressure on this wall. और ऐसा एक मॉलिक्यूल तो है नहीं, हमारे सैंपल में, हमारे सिस्टम में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं. So all these molecules, they are exerting the force on the walls of the container, and hence they exert pressure on the walls of the container. So this is how gas exert pressure on the walls of a container. मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को इजीली लिख पाएंगे. अभी हमने जो बात कही, जो वर्ड्स में बात कही, अब हम इसका एक्सप्रेशन जब डिराइव करेंगे, हम उन्हीं चीजों को मैथमेटिकली भी लिखने की कोशिश करेंगे. सो आई होप आइडिया इज क्लियर टू यू. एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा दूं, क्या कहा हमने कि एक गैस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं. ये मॉलिक्यूल लगातार रैंडम मोशन में है, एक जिगजैग मोशन में है, रैंडम कॉन्टिन्यूस मोशन में है, और ऐसा करते करते वो उस कंटेनर की दीवारों के साथ टकरा जाते हैं. और जब वो टकराते हैं तो उसको कोलिजन कहा जाएगा. ये कोलिजन मॉलिक्यूल के बीच में भी हो सकते हैं. सो व्हेन दे विल कोलाइड, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, हम बात कर रहे हैं वॉल की, तो इस मॉलिक्यूल के, किसी एक मॉलिक्यूल के मोमेंटम में चेंज आएगा. हम इस मोमेंटम में चेंज को कैलकुलेट कर लेंगे. उतना ही मोमेंटम इस मॉलिक्यूल ने दीवार को ट्रांसफर किया, और ये कितना फास्ट ट्रांसफर किया. रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द मोमेंटम विल बी द फोर्स अप्लाइड बाय दिस मॉलिक्यूल ऑन दिस वॉल. और यदि हमें इस दीवार का एरिया पता हो तो वी कैन फाइंड द प्रेशर. सो दिस इज हाउ द मॉलिक्यूल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. अब हम इसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे. आई होप दिस इज क्लियर अप टू हियर. Now let us derive the expression for the pressure exerted by an ideal gas. So you can take the question on the basis of kinetic theory of gases. You can write like this. This is a question that on the basis of kinetic theory of gases, derive an expression for the pressure exerted by an ideal gas. So this is very significant question. और गैस के बिहेवियर को समझने के लिए हमें एक आइडियल गैस कितना प्रेशर लगा रही है दीवारों के ऊपर, उसको मैथमेटिकली डिराइव करने का जब मौका मिलेगा तो हम एक अच्छे ढंग से गैस के व्यवहार को समझ पाएंगे. आइए बात शुरू करते हैं. हमें एक आइडियल गैस की कल्पना करनी होगी, एंड दैट गैस इज कंटेन्ड इन सम कंटेनर. और अभी जो मैंने आपसे एक कुछ देर पहले थ्योरी डिस्कस की कि हाउ द गैस एक्सर्ट प्रेशर, हम उस बात को अब मैथमेटिकली करने की कोशिश करेंगे. तो शुरुआत कैसे की जाए. कंसीडर एन आइडियल गैस, and let this ideal gas is contained in some cubical container whose length is L. This is length is L and this is cubical container, right? तो इसका length, breadth and height सारे same होंगे. So this is the cube in which the gas is contained. We have contained the ideal gas in this cube, and now we should show all the faces so that हम इस cube का एक 3D vision visualize कर पाए. So this is the cube in which the gas is contained. कौन सी गैस? आइडियल गैस. और हमने उस गैस के मॉलिक्यूल्स का जो प्रेशर होगा वो निकालना है. तो सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि हम इस क्यूब को एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ अटैच करते हैं. सो लेट दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस. तो हमने तीनों एक्सिस को मार्क कर दिया सो दैट वी कैन सी कि जब कोई मॉलिक्यूल मूव कर रहा है तो वो किस तरफ मूव कर रहा है. दिस एक्स वाई एंड दिस इज जेड एक्सिस, राइट. तो हम यहां पर ये लिख देंगे सब कुछ जो हमने दिखाया अभी कि कंसीडर अ क्यूबिकल वेसल ऑफ लेंथ L and let this vessel contains the ideal gas and the molecules in this gas, they are in the state of random continuous motion. And consider that in this gas there is a molecule and that molecule is moving with velocity v. आप ऐसा ही साथ साथ लिख भी सकते हैं जो हम बोल रहे हैं. So let that molecule moves with velocity v and v is equal to vxi plus vyj plus vzk. That means if this is the molecule, it has velocity v. So we can resolve this velocity in three components. This is along x-axis, this is along y-axis and this is along z-axis. So this is vx, this is vy and this is vz. Now when this molecule will collide with this wall, say the surface area of this wall is A, which is perpendicular to x-axis. So when this molecule collides with this wall, what will happen?
its x component of the velocity will change जब ये rebound करेगा. So when this molecule will rebound, the x component of the velocity will change और बाकी के जो component है वो as it is रहेंगे. जैसे ये एक दीवार है ना, तो यहां पर मॉलिक्यूल आएगा और ये मॉलिक्यूल इस तरह से, आप इसको 2D में देखिए, विजुलाइज करिए कि जब ऐसे जाएगा और वापस ऐसे आएगा तो ओनली x कंपोनेंट चेंज हो रहा है. इट इज कमिंग बैक, तो x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी चेंज होगा और y और z उसका जो डेप्थ और हाइट है वो ऑलमोस्ट वही रह रहा है. दैट मीन्स ओनली एंड ओनली इट्स x कंपोनेंट चेंजेस. सो इफ इट वाज vx, vy एंड vz will get after rebounding, it will be vx will be minus sign and vy or vz same ही रहेंगे, right? So what is change in momentum? So you'll write here कि when the molecule is moving with this velocity vxi plus vyj plus vzk, so this molecule is having three components of velocity as shown. So when this molecule hits the wall and rebounds, its x component of velocity will reverse its sign and y and z components of the velocity, they remain same. So what is change in momentum for this molecule? So change in momentum, this is change in momentum of a molecule in one collision. हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही collision में momentum को observe किया. So what this momentum is? So we have observed that this change in momentum is, what is new momentum? P2 minus P1 मान लेते हैं ऐसा. What is P2? तो हमें पहले मानना पड़ेगा कि मास इंटू वेलोसिटी में हम पहले मास को भी कहीं डिफाइन कर लेते हैं. तो क्वेश्चन के शुरू में ही आपने दो चीज और लिख लेनी है कि लेट n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. लेट n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. किसी भी यूनिट वॉल्यूम में, एक सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, हमने इसको स्मॉल m से कहा. एंड लेट स्मॉल m इज मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल. हर एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? स्मॉल m है. तो यूनिट वॉल्यूम में टोटल मास कितना हो गया? तो m इंटू n. तो दैट कैपिटल M विल बी मास, राइट, m इंटू n. तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल हम इन दोनों टर्म्स को n और m को डिफाइन कर लेते हैं. सो चेंज इन मोमेंटम ऑफ दैट मॉलिक्यूल कितना होगा, हम एग्जैक्टली वैसे ही कर रहे हैं जैसा मैंने आपको थियोरेटिकली डिस्कस किया था कि हाउ अ गैस एक्सर्ट प्रेशर. गैस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे वो टकरा रहे हैं और मोमेंटम में चेंज आ रहा है और आगे उतना ही मोमेंटम दीवार को भी ट्रांसफर होगा. हमने ये बात भी कही थी, उसको यहां पर मैथमेटिकली शो भी करेंगे. सो व्हाट इज P2? दिस इज मास into velocity. What is velocity while coming back? This is minus Vx. Minus Vx. Is it? This is P2, final momentum, and minus what is initial momentum? M into Vx. Minus 2m Vx हो गया. One time here, one time here. This is change in momentum of a molecule. And according to law of conservation of linear momentum, इतना ही मोमेंटम ये मॉलिक्यूल दीवार को भी ट्रांसफर करेगा. लिख लेंगे इस बात को. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यू कैन राइट लाइक दिस. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, द मोमेंटम विच इज ट्रांसफर्ड टू द वॉल वो कितना होगा. सो व्हाट इज मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू द वॉल? तो इस मॉलिक्यूल के कोलिजन के कारण उस दीवार को कितना मोमेंटम ट्रांसफर किया जाएगा, वो होगा मान लो डेल्टा P प्राइम लिख लीजिए इसको. तो कितना होगा? तो नेट मोमेंटम तो क्या रहता है? कंजर्व रहता है. तो ये माइनस 2 mvx हुआ तो वो प्लस 2 टाइम्स mvx हो जाएगा. तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं. इक्वेशन नंबर 2 की हमें जरूरत पड़ेगी जब हम इस दीवार के ऊपर प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे. सो नाउ वी हैव कैलकुलेटेड द मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल इन वन कोलिजन. दिस मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल, यू कैन राइट हियर वॉल इन वन कोलिजन, राइट. तो यदि हमें कोलिजन्स का नंबर पता लग जाए, मॉलिक्यूल्स का नंबर पता लग जाए, तो हम टोटल मोमेंटम ट्रांसफर की बात भी कर सकते हैं. क्लियर होगी बात. अब जब ये मॉलिक्यूल यहां पे था तो इसने जब यहां जाकर हिट किया इस दीवार को और वापस आया, तो ये जो दूरी है कहां से कहां तक?
प्रैक्टिकली आप कहिए कि इस डॉटेड लाइन से आगे वाली दूरी, ये दूरी कितनी होगी। मान लीजिए इस दूरी में जो टाइम लगा वो डेल्टा टी लगा और मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस वी एक्स थी, तो क्या इस दूरी को हम वी एक्स टाइम डेल्टा टी कह दें। व्हाट इज डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितना हुआ वी एक्स और टाइम कितना हुआ डेल्टा टी, तो ये लेंथ कितना हो गया, दिस लेंथ इज वी एक्स डेल्टा टी। तो ये जो इतना इतना वॉल्यूम बन रहा है, इस वॉल्यूम को हम कैलकुलेट कर पाएंगे, बेस एरिया इंटू हाइट, तो ए इंटू वी एक्स डेल्टा टी, बेस एरिया इज ए एंड हाइट इज वी एक्स टाइम्स डेल्टा टी, दिस इज द वॉल्यूम। इस वॉल्यूम में जितने मॉलिक्यूल जा रहे हैं इस तरफ को, अब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करने वाले हैं कि ये कितने मॉलिक्यूल्स यहां पर गए होंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का तो हमें पता लग गया कि व्हाट इज द मोमेंटम ट्रांसफर्ड, लेकिन हैं कितने मॉलिक्यूल, 2 होंगे तो इसका डबल होगा, 5 तो इसका 5 टाइम्स, लेकिन यहां तो मॉलिक्यूल्स का नंबर बहुत ही ज्यादा है। तो इस वॉल्यूम में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसमें से कुछ जा भी रहे हैं और वापिस भी आए होंगे। अब ऐसा तो होगा नहीं कि यहां पर सारे मॉलिक्यूल एक ही तरफ जा रहे हैं, उस वॉल्यूम में कुछ मॉलिक्यूल हिट करने जा रहे हैं और जो हिट करके वापिस आ रहे हैं वो भी तो उसी वॉल्यूम में होंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ कोलिजन कितने हुए, वो उसका हाफ हुआ कि नहीं, क्योंकि जो मॉलिक्यूल जा रहे हैं, मान लो 10 मॉलिक्यूल इसके अंदर है, तो 10 मॉलिक्यूल में से 5 जा रहे हैं और 5 वापिस आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ कोलिजन जो हुए वो 5 ही तो हुए, राइट। तो हम कहेंगे कि यहां पर इस वॉल्यूम में इन टाइम डेल्टा टी व्हाट इज द नंबर ऑफ molecules. So let us write now what is number of molecules in this volume. So in time delta t, in time लिया हमने कितना डेल्टा टी, कितने molecules हैं वो निकालने हैं। So how to write कि all the molecules in time delta t, this is very small time in fact, in very small time delta t, all the molecules which lie in this part, क्या लिखा जाए, कैसे लिखे, so all the molecules which lie within the length, कितना लेंथ ये लिखा हमने अभी, so the molecules which lie within the length Vx delta t will hit the wall. Is it clear? Will hit the wall. लेकिन half the molecules are going and half the molecules are coming, but half the molecules, यही बात जो है आप लिख लीजिए इस बात को कि half the molecules are going and half the molecules are coming। तो कितने मॉलिक्यूल हिट कर रहे हैं, जो भी वॉल्यूम आएगा उस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हम यदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे उसका आधा। हाउ मेनी मॉलिक्यूल हिटिंग द वॉल, देयरफॉर number of molecules hitting the wall in time delta t। इस टाइम में कितने मॉलिक्यूल दीवार को हिट करने जा रहे हैं, हिट कर रहे हैं। अब हमारा इंटरेस्ट उस चीज पे है, तो कैसे कहा हमने, कैसे निकालना, यदि हमें इसका वॉल्यूम पता लग जाए, वॉल्यूम कितना है इस पार्ट का, उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम के साथ, तो हमारा काम हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर हिटिंग दिस वॉल ऑफ एरिया ए, वो भी साथ में लिख लीजिए, हिटिंग द वॉल ऑफ एरिया ए इन दिस टाइम डेल्टा टी। कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम के साथ, तो वॉल्यूम कटेगा, जो नंबर होगा वही तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है बेस एरिया इंटू हाइट, तो ए एंड दिस इज वी एक्स टाइम डेल्टा टी, राइट, ये वॉल्यूम है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उसका आधा है। आप जानते हैं इस बात को, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आधा क्यों लिया, क्योंकि आधे मॉलिक्यूल जा रहे हैं और आधे मॉलिक्यूल वापस भी आ रहे हैं। दिस इज 1/2, दिस इज ए वी एक्स डेल्टा टी, ये तो हो गया इस पार्ट का वॉल्यूम एंड नंबर इज एन, है ना, हमने पहले लिखा था यहां पर स्मॉल एन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो दिस इज इक्वल टू 1/2, दिस इज ए वी एक्स डेल्टा टी and n, this is number of molecules
hitting the wall of area A in time delta t. अब ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एक मॉलिक्यूल ने कितना मोमेंटम इम्पार्ट किया था दीवार को, हमने पढ़ा था वो, दैट वाज 2 times mvx, राइट. तो अब हम निकालें कि हाउ मच मोमेंटम वाज ट्रांसफर्ड टू द वॉल इन दिस टाइम डेल्टा टी. Therefore momentum transferred to the wall in time delta t by all these molecules. तो कैसे निकाला जाए ये मोमेंटम? देखिए हमने क्या निकाला, मोमेंटम था कितना, 2 times m times vx. इज इट? इसको मिटा देते हैं. दिस वाज 2 times mvx और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ. ये मोमेंटम ट्रांसफर हुआ था एक मॉलिक्यूल के द्वारा और ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. दिस इज 1/2 and it is a vx delta t into n. So this 2 gets cancelled. That becomes, this is m, this is n, vx, this is vx square, this is a and delta t. So this is total momentum transferred to the wall in time delta t by all the molecules और इसको हम डेल्टा पी प्राइम कह लेते हैं. अब ये हो गया मोमेंटम ट्रांसफर्ड. क्या हम फोर्स निकाल सकते हैं? सो वी शुड राइट हियर कि नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? आप रिकॉल करें लॉज ऑफ मोशन से, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ये मोमेंटम कितना फास्ट ट्रांसफर हो रहा है वही तो फोर्स होता है. तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल, net force exerted on the wall कितना हो जाएगा? उस फोर्स को यदि आप F लिखें, so that F is rate of change of momentum. तो डेल्टा P by डेल्टा T, हमारे केस में डेल्टा P प्राइम है ये, तो डेल्टा P प्राइम डिवाइडेड बाई डेल्टा T, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो हमारा रूट काफी क्लियर है. हमने पहले देखा कि मॉलिक्यूल ने कितना फोर्स लगाया, फोर्स निकाल दिया. कैसे निकाला फोर्स? मोमेंटम के थ्रू. तो पहले मोमेंटम निकाला, वहां से फोर्स निकाला और हमने उस वॉल का एरिया, पहले ही कहा हुआ ये ए था एरिया, तो इस फोर्स को एरिया से डिवाइड करेंगे तो प्रेशर आ जाएगा. काफी इजी काम है. तो एफ कितना हो गया? सो वी शुड राइट कि एफ इज इक्वल टू व्हाट इज मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू दैट वॉल. दिस इज एम एन वी एक्स स्क्वायर and this is a time delta t divided by this is delta t. So force acting on the wall, net force exerted by all these molecules is mn and this is vx square time a. Can you find the force? And once the force is calculated, now we can easily find the pressure. So how much is the pressure? Now pressure becomes force acting on unit area. So therefore pressure on the wall is pressure on the wall. कितना हो जाएगा? अब जानते हैं P will be equal to force per unit area. So what is force and what is area? So force is mn vx square a and divided by इस wall का भी एरिया हमने a माना, अभी मैंने बताया था आपको इधर. So this is by a. So this a gets cancelled and P is mn vx square. तो this is the relation for pressure. लेकिन अभी यहां एक दिक्कत है कि यहां मॉलिक्यूल की पूरी वेलोसिटी की बात नहीं की जा रही है. यहां पर जो वेलोसिटी का एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट है सिर्फ और सिर्फ उसी की बात की जा रही है. तो लास्ट चैलेंज अभी एक और है, हमने इस vx को v में चेंज करना है. तो चेंज करने से पहले एक और बात पे ध्यान दिया जाए कि ये तो vx है रिलेशन में, तो सभी मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी क्या कांस्टेंट होता है? क्या सभी मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी vx ही होगा? हमने पढ़ा ऐसा नहीं होता है. कोई मॉलिक्यूल एक वेलोसिटी से है, दूसरा मॉलिक्यूल का वेलोसिटी डिफरेंट होगा. सो एज ऑल द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज, वी मस्ट राइट हियर कि एज डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज. तो क्या किया जाए फिर? तो यहां पर हम क्या इनोवेशन करें, कैसे चेंज करें यहां पर? सो वी शुड राइट हियर कि vx की जगह therefore vx must be replaced by या यहां पर vx स्क्वायर है, तो दैट मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय एन एवरेज वैल्यू. और वो एवरेज वैल्यू क्या होगी?
वो सभी मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करे। ये सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि सबका वेलोसिटी vx नहीं है। हालांकि हमने n लिया है, यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल लिए हैं, लेकिन गलती यहाँ पर अभी भी रह गई कि यहाँ vx लिखा गया है। तो इस vx को vx का एवरेज उसके स्क्वायर के साथ कर रिप्लेस करना चाहिए। तो ये जो इक्वेशन थी हमारी प्रेशर की, जिसको इक्वेशन नंबर 3 कह लीजिए आप, ये नंबर चेंज होगा तो उसको आप ऑल्टर कर लीजिएगा। सो दिस प्रेशर इज इक्वल टू, दिस इज mn एंड दिस इज vx बार स्क्वायर। अब ये टर्म इंक्लूसिव टर्म हो गई, ये सभी मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। लेट दिस इज नाउ इक्वेशन नंबर 4। अब यहां पर जो गैस है वो आइसोट्रॉपिक है। नाउ गैस इज आइसोट्रॉपिक। व्हाट डज इट मीन? व्हाई आई एम सेइंग दैट गैस इज आइसोट्रॉपिक? ये तो है नहीं कि यहां पर पार्शियलिटी है कि सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग ही जाएंगे मॉलिक्यूल्स। ये तो हमने vx लिखा, तो सभी मॉलिक्यूल x की तरफ तो नहीं जा रहे हैं ना, कुछ x में जा रहे हैं, कुछ y के अलोंग, कुछ z के अलोंग। दैट मीन द मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली मूविंग इन ऑल द डायरेक्शंस। तो गैस हुई आइसोट्रॉपिक, सभी दिशाओं में एक जैसा व्यवहार है। आइसोट्रॉपिक, ट्रॉपिक माने दिशाएं, तो आइसोट्रॉपिक सभी दिशाओं में एक जैसा व्यवहार। Therefore we must write here that all the velocities of the molecules, they are equally distributed in all the directions. You must write here, therefore the velocities of the molecules are equally distributed in all the directions. इसका मतलब ये हुआ कि यदि vx की तरफ जितने मॉलिक्यूल होंगे तो vx स्क्वायर का जो मीन लिखा हमने, ये vy स्क्वायर का भी मीन होना चाहिए और ये vz स्क्वायर का भी मीन होना चाहिए। तो इन तीनों को कैसे हम रिप्रेजेंट करें? Therefore we can write कि जो vx मीन का स्क्वायर है, that should be equal to 1/3 of this. इन सबकी एवरेज, जब तीनों बराबर हैं तो इनकी एवरेज लिख ली जाए। तो 3 टर्म्स हैं तो by 3 कर दिया हमने। दिस इज vx बार स्क्वायर प्लस vy बार स्क्वायर प्लस vz बार स्क्वायर। इज इट राइट? क्योंकि तीनों टर्म बराबर थी, तो अकेला bx लिखने की बजाय या अकेला bx स्क्वायर लिखने की बजाय हमने vx स्क्वायर, vy स्क्वायर और vz स्क्वायर तीनों को लिख के हमने y3 कर दिया। और इसकी जगह हम सिंपली v लिखे तब भी बात जल जाएगी। इन तीनों को हमने लिख दिया v बार स्क्वायर। यानी क्या हुआ? दिस इज मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द वेलोसिटीज। सो ये तो निकाल दिया आपने कि दिस इज vx स्क्वायर, इसकी जगह आपने ये लिखना है। इक्वेशन नंबर 5 को आपने जब पुट करना है तो vx स्क्वायर का जो बार है इसको 1/3 v स्क्वायर से रिप्लेस करना है, क्योंकि ये तीनों को कर रहा है रिप्रेजेंट। लेकिन पहले बता दें कि यहां पर v बार स्क्वायर है क्या? व्हाट इज दिस? सो दिस इज मीन, एवरेज है ना ये, किसका? स्क्वायर्स ऑफ द मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। सो दिस इज मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। बात क्लियर हो गई? यदि ऐसा लिख लिया हो तो अब हम इक्वेशन नंबर 4 को जरा रीराइट करते हैं। सो v एवरेज स्क्वायर इज मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। सो इक्वेशन 4 बिकम्स, व्हाट इज इक्वेशन नंबर 4? इक्वेशन 4 बिकम्स p इज इक्वल टू mn, और जहां vx बार स्क्वायर लिखा था x को हटाइए और वहां पर 1/3 ऑफ v बार स्क्वायर लिखा जाएगा। इज इट क्लियर? और इस प्रेशर को यदि हम डेंसिटी की फॉर्म में लिखना चाहें, गैस की डेंसिटी की फॉर्म में, हमें पता है कि जो mn है ये टोटल मास है उस यूनिट वॉल्यूम के अंदर। जानते हैं इस बात को? स्मॉल m इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड स्मॉल n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दैट यूनिट वॉल्यूम। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो कैपिटल M इज टोटल मास ऑफ दैट गैस सैंपल इन दैट यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम, ध्यान रहे, यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब, लाइक दैट, ये यूनिट वॉल्यूम है। सो डेंसिटी के टर्म में बात करें, सो वी मस्ट राइट की लेट डेंसिटी ऑफ दिस गैस, डेंसिटी ऑफ द गैस is rho. This is rho. So what is rho? Rho क्या होता है? Mass per unit volume. Mass of the unit volume. और mass कितना है? Mass is mn. Total mass कितना हो सैंपल का? एक मॉलिक्यूल का मास m, number of molecules in the unit volume n, and volume तो हमने लिया unit volume. So this density is mn.
यानी डेंसिटी मास के ही बराबर है जब वॉल्यूम यूनिट होगा तो इस इक्वेशन को, जिस इक्वेशन को हम नंबर 6 कह सकते हैं, तो इक्वेशन 6 क्या बन जाती है? तो इक्वेशन 6 बन गई प्रेशर इज इक्वल टू, जरा प्रेशर में और रो में डिफरेंस रखिएगा, दिस इज 1/3 और mn की जगह लिखा आपने डेंसिटी एंड दिस इज v bar square. So this is the equation for pressure. This is the pressure exerted by the gas on the walls of the container. So let us give this equation number 7. So here equation number 7 gives you the pressure exerted by a gas on the walls of the container where rho is density. आप इस rho को mass per unit volume की terms में भी लिख सकते हैं. I hope this is clear. तो अभी यहां से हम एक और टर्म डिफाइन कर सकते हैं एंड दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर स्पीड. बिफोर डिफाइनिंग दिस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर स्पीड, वी मस्ट राइट प्रेशर exerted by gas is 1/3 and this is rho and this is v bar square. This is mean of the square of the speed, mean square velocity, right? इसी का रूट ले लिया जाए तो क्या बन गया वो? दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. सो नाउ वी विल डिफाइन वन टर्म हियर. व्हाट इज RMS? रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर्स. RMS वेलोसिटी क्या होती है? You can write the full form also. Root of the mean of the squares of the velocities. So here VRMS will be equal to, this is VRMS. So this is, ये था V square का बार, मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, इसका रूट ले लीजिए, सो दैट इज बिकमिंग VRMS, राइट? सो वी कैन राइट द प्रेशर इक्वेशन एज, देयरफॉर दिस इक्वेशन नंबर 7, आई थिंक 7 ही थी ये, इक्वेशन नंबर 7 बिकम्स, इक्वेशन क्या बन जाती है? सो प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो, और जहां आपने V बार लिखा वहां पर आप VRMS लिख दीजिए, तो ये हो गया इसका स्क्वायर. क्लियर होगी बात? ये हम दोनों तरफ यहाँ पे स्क्वायर कर दें, स्क्वायर तो रूट कटा, तो इसकी जगह हम VRMS का स्क्वायर भी लिख सकते हैं. दिस इज अनदर डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ वन प्रैक्टिकल वेलोसिटी, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. और VRMS का वैल्यू कितना हो सकता है यहां से? दिस इज 3p डिवाइडेड बाई रो एंड होल स्क्वायर रूट. यू कैन राइट लाइक दिस, राइट? इसी क्वेश्चन से हमने इसको राइट किया, तो ये हो गया रिलेशन VRMS का. और रो डेंसिटी को यदि मास पर यूनिट वॉल्यूम लिख दिया जाए, सो VRMS विल बी इक्वल टू 3 टाइम प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. सो ये बन जाता है रिलेशन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का. सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द प्रेशर exerted by a gas on the walls of a container, and hence we defined what is mean square velocity and what is root mean square velocity. Clear होगी बात? And now let us define a relation between pressure and kinetic energy per unit volume. So you can take the question that write an expression between pressure and kinetic energy per unit volume. Let us write the equation for these two. We know what is pressure. You can write, we know what is pressure. This is 1/3 rho and this is VRMS square. अभी किया आपने, this is equation number 1. And let us write a relation for kinetic energy per unit volume. ध्यान रहे ये kinetic energy से different term है, तो इसको हम चलिए E prime लिख देते हैं. This is kinetic energy for the unit volume. So that becomes 1/2 mv square or VRMS square, where RMS is the root mean square velocity, and divided by volume, and mass per unit volume is density, so that becomes 1/2 rho and this is VRMS square, equation number 2. तो हमारा टारगेट था कि हमने P और E प्राइम के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है. सो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 by 2, this is P divided by E prime, this by this, so that becomes 1/3, this is rho VRMS square divided by 1/2, this is rho and this is VRMS square, gets cancelled, so we can write that P by E prime is equal to
This is 2/3. So what we can say कि pressure exerted by a gas is 2/3 of its kinetic energy per unit volume. क्लियर होगी बात? तो आज हमने जो कुछ पढ़ा उसके ऊपर बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन, डायरेक्ट सा क्वेश्चन लेते हैं. RMS velocity of the molecules of a gas at STP is given to be 485.6 meter per second. This is RMS velocity, 485.6 meter per second. And we are to calculate density of the gas. जब भी आप density को calculate करना चाहें तो हमें relation ढूंढना पड़े दोनों के बीच में, and the relation is pressure is equal to 1/3. This is rho times VRMS square. ये पढ़ा आपने आज. और क्योंकि आपने निकालना डेंसिटी यहां पर, so density is 3 times pressure divided by VRMS square. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि VRMS का पता है लेकिन प्रेशर का हमें पता नहीं है. लेकिन प्रेशर होता कितना है? What is 1 atmospheric pressure? हमने लिखा है STP. So this should be 1.013 into 10 raised power 5 Pascal. ये वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए. So that becomes 3 times, this is 1.013 multiplied by 10 raised power 5 divided by, this is 485.6 square. And if you calculate, the density comes out to be 1.289 kilogram per meter cube. So this is nearly the density of air. So this is how we can find density using this simple expression for the pressure which is exerted by a gas on the walls of the container. आज की इस डिस्कशन के ऊपर बेस्ड आप और भी सिंपल क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप और भी डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं. और जब हम काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर करेंगे, जब हम इस कॉन्सेप्ट के साथ टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को भी जोड़ देंगे, तो वहां पर क्वेश्चंस की वैरायटी और बढ़ जाएगी. सो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक in kinetic theory of gases. Till then, take care.